गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। जो अपनी सीपीसी की सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने आपको सीपीसी की हिस्ट्री, सीपीसी का इंट्रोडक्शन, कैसे चैप्टर्स याद करने हैं, कैसे पार्ट्स याद करने हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो वही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने आगे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है, वो सीपीसी बहुत डरते हैं। सीपीसी से वो डरते हैं कि इतनी बड़ी सीपीसी कैसे याद होगी, इतनी बड़ी सीपीसी कैसे याद होगी। तो एक प्लस पॉइंट बताऊं मैं सीपीसी का, तो सीपीसी जो है वो थ्योरी वाइज है। मतलब सेक्शन कहीं भी घुमा फिरा के नहीं बताए हुए हैं, डायरेक्ट एक थ्योरी में बताए हैं कि हाँ ये सेक्शन की ये स्टोरी है। अगर हर सेक्शन को आप छोटी छोटी स्टोरी बना के याद करेंगे तो आपको इजी याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनों ने सेक्शन 15 तक पढ़ लिया था कि जब पर्सन जो वादी है वो जाता है कोर्ट में, तो वो कौन से कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करेगा। तो इन्होंने क्लियर कर दिया था कि लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा, निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में वाद संस्थित किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 बोलता है वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां सब्जेक्ट मैटर है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप सूट इंस्टीट्यूट वहीं करेंगे जहां पे जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जो वादग्रस्त संपत्ति है जहां पर वह है, वहीं पर आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रॉपर्टी है वो राजस्थान में है और आप जाके एमपी में सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी चीज को रोकने के लिए सेक्शन 16 बनाया गया है कि जहां पर जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जहां पर सब्जेक्ट मैटर है, वहीं पर आप क्या करेंगे, सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। तो पढ़ते हैं सेक्शन 16 बोलते हैं किसी विधि द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमा के अधीन रहते हुए वे वाद जो भाटक या लाभों के सहित या रहित स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए है, स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए, स्थावर संपत्ति के बंधक के भार के पुरोबंध विक्रय के लिए या मोचन के लिए, या स्थावर संपत्ति किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए है, या स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए, या करस्थम या कुर्की के वस्तुतः अधीन जंगम संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए, तो उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है। मतलब ये कह रहे हैं कि जहां पर सब्जेक्ट मैटर है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके है, चाहे वो अटैचमेंट को लेके है, चाहे वो बंधक को लेके, मोचन को लेके, भार को लेके, विक्रय को लेके, जहां प्रॉपर्टी है, जहां सब्जेक्ट मैटर है, वहीं पर आप क्या करेंगे, सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। तो इसमें की पॉइंट्स निकालेंगे तो पहला स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए, दूसरा स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए, तीसरा बंधक, भार, विक्रय या मोचन के लिए, फोर्थ किसी अन्य अधिकार के अवधारण के लिए। अन्य अधिकार किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। एंड नेक्स्ट कहता है दोष के प्रतिकर के लिए, और कहता है करस्थम या कुर्की के लिए, कोई जंगम संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए। मतलब ये सेक्शन दोनों प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे जंगम संपत्ति है या स्थावर संपत्ति है, इन दोनों के लिए बात कर रहा है। जहां सब्जेक्ट मैटर है आप वहीं पर सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। बट इसमें एक प्रोवाइडेड दे रखा है, प्रोवाइडेड भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ते हैं अपने कि प्रोवाइडेड क्या कहता है। और जैसे मैं आपको ये रेगुलर सीरीज करा रही हूँ, आप रोज का रोज रिवीजन करेंगे तो जितनी मैं आपको सीपीसी पढ़ाऊंगी उतनी आपको याद हो जाएगी। अगर आप रिवीजन ही नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे याद होगी। लॉ का एक यही शर्त है, कानून की एक यही शर्त है कि आप मुझे डे बाय डे रिवाइज करें, रेगुलर रिवाइज करें। अगर आप मुझे रेगुलर रिवाइज करेंगे तो मैं आपको याद रहूंगी, अदरवाइज मैं आपको भूल जाऊंगी। ठीक है। इसमें एक प्रोवाइडेड कहता है कि परंतु प्रतिवादी के द्वारा स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसके भीतर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है। मतलब कि ये चीज भी बता रहे हैं कि आप सूट वहां भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं जहां जो डिफेंडेंट है वो रेस करता है, वॉलेंटियरली वहां पर क्या करता है, निवास करता है, रेजिडेंस है उसका वहां पे, या वो काम करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। इस जगह पे भी आप क्या कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ये कहता है सेक्शन 16।
फिर आते हैं सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 बोलते हैं विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। मतलब एक प्रॉपर्टी है लेकिन वो बहुत सारे कोर्ट्स के उसके अंदर ज्यूरिसडिक्शन आता है, तो क्या करेंगे? जैसे ये बोलते हैं ना, इंग्लिश में इसका टाइटल बोलते हैं सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। डिफरेंट कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी है, तो कहाँ सूट इंस्टीट्यूट करेंगे? तो ये बोलते हैं जहां वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में, अंडरलाइन कर लीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यह ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकर के लिए है, वहां अंडरलाइन कीजिए, किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई संपत्ति का भाग स्थित है। मतलब कि प्रॉपर्टी का अगर कोई पार्ट भी उस जगह सिचुएटेड है तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के लिए सूट इंस्टीट्यूट उस जगह कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जब मैं हनुमानगढ़ में रहती हूँ और मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसका कुछ भाग हनुमानगढ़ में भी है, गंगानगर में भी है, बीकानेर में भी है, लेकिन अगर उसका पार्ट अगर हनुमानगढ़ में है तो मैं क्या कर सकती हूँ, हनुमानगढ़ में भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकती हूँ, हनुमानगढ़ वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर सकती हूँ। ये कहता है सेक्शन 17। फिर आता है सेक्शन 18, जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं ही अनिश्चित है, अनसर्टेन है, लोकल लिमिट्स, वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान। ठीक है, सेक्शन 18 भी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि जहां यह अभिकथन किया जाता है कि यह अनिश्चित है, याद रखना सेक्शन 18 अनसर्टेनिटी की बात करता है, सर्टेनिटी की बात नहीं करता। अनसर्टेन है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दो या अधिक न्यायालयों में से किसी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है। कोई प्रॉपर्टी है जो दो न्यायालयों या दो न्यायालयों से अधिक न्यायालयों की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, वहां उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय उस भाव का कथन अभिलिखित कर सकेगा और तब उस प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी वाद को ग्रहण कर सकेगा और उस वाद की उसकी डिक्री का वही प्रभाव होगा मानो वह संपत्ति उस अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है। मतलब दो या अधिक कोर्ट्स में है प्रॉपर्टी, तो वहां कोर्ट उसको अभिलिखित करेगा, उसका रीजन बताएगा कि हाँ मैं ये सूट क्यों इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ, किस लिए मैं ये सूट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कुछ पार्ट या ये प्रॉपर्टी इस लोकल लिमिट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। लेकिन यह तब जब ऐसा वाद जिसके संबंध में न्यायालय उस वाद की प्रकृति और मूल्य की दृष्टि से अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सक्षम है, बट तभी वो कोर्ट करेगा यदि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है। अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो ऐसा नहीं करेगा। फिर आते हैं सेक्शन 19 पे। सेक्शन 19 बोलते हैं शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए वाद। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है 19, ये अपनों को आरजेएस में भी काम आता है और अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन एलएलबी में भी पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ये कहता है कि जहां कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है, मतलब जहां जो विवादक विषय है जहां उत्पन्न हुआ है या जहां प्रतिवादी निवास करता है या वहां वाद लाया जा सकता है। ये दो चीजें क्लियर करता है कि जहां पे कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ है या जहां पर प्रतिवादी रेजिडेंस करता है, जहां निवास करता है, वहां पर क्या कर सकते हैं, अपने सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ये कहता है सेक्शन 19। इसमें इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन भी सीपीसी में कई बार पूछे जाते हैं। ये कहते हैं कि दिल्ली में निवास करने वाला ए कलकत्ते में बी को पीटता है। निवास कहाँ करता है, दिल्ली में करता है, ए कलकत्ते में रहता है, कलकत्ते में बी को पीटता है, बी कलकत्ते में या दिल्ली में ए पर वाद ला सकता है। मतलब उसका रेजिडेंस तो दिल्ली में, लेकिन पीट कर रहा है वो कलकत्ते में पीट रहा है, तो ये क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट सूट कहाँ कहाँ कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है और कलकत्ता में भी कर सकता है। फिर कहता है बी की मानहानि करने वाले कथन दिल्ली में निवास करने वाला ए, दिल्ली में कहाँ रेजिडेंस है इसका, दिल्ली में है, लेकिन कहाँ मान हानिकारक लेख कहाँ प्रकाशित करता है, ए कलकत्ता में प्रकाशित करता है, तो बी कलकत्ते में या दिल्ली में ए पर वाद ला सकेगा। मतलब दिल्ली में भी ला सकता है और जहां पर उसने वो जो कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ मतलब कलकत्ते में, तो दोनों जगह पर ये क्या कर सकता है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। फिर कहता है सेक्शन 20 अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करता है, वाद हेतु पैदा होता है। क्लियर है ये सेक्शन, इस सेक्शन के टाइटल से ही क्लियर हो जाते हैं। बाकी जो अदर्स मैटर है, जो अन्य मामले हैं, वो कहाँ संस्थित किए जाएंगे, जहां प्रतिवादी निवास करता है या जहां वाद हेतु पैदा होता है। ये कहता है सेक्शन 20।
तो सेक्शन 15 वह कहाँ सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट करेंगे। सेक्शन 16 वाद कहाँ संस्थित करेंगे, जहां पर सब्जेक्ट मैटर है। सेक्शन 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता की बात करता है। सेक्शन 18 अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। सेक्शन 19 शरीर या जंगम संपत्ति की बात करता है। और सेक्शन 20 कहता है अदर सूट्स कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे, जहां पे प्रतिवादी रहता है या जहां वाद हेतुक उत्पन्न होता है। फिर आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। ऑब्जेक्शंस की बात करता है कि जो ज्यूरिसडिक्शन को लेके ऑब्जेक्शन है वो कैसे किया जाएगा। तो ये कहता है जो ऑब्जेक्शन है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। इसमें 3 सबसेक्शंस दिए हुए हैं। पहला सबसेक्शन बोलता है कि सूट लाने के लिए अपने ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि वाकई में उसका ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है। सेकंड कहता है किसी कोर्ट की जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है उसके बारे में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इस कोर्ट का इस कोर्ट का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 6 में मैंने बताया था कि पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हर एक कोर्ट का अलग अलग होता है और हर स्टेट के कोर्ट का भी अलग अलग होता है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट के कोर्ट में जाइए और वहां से उस अपने स्टेट का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन पता कीजिए। सेक्शन 2 में पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताते हैं और सेक्शन 6 में बोलता है एग्जीक्यूशन कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये जैसे ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया। ऑब्जेक्शन किन किन चीजों पे हो सकता है, 3 चीजों पे हो सकता है। एक वाद लाने के बारे में कि हाँ इस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है या नहीं आता, पहला इसमें ऑब्जेक्शन करेंगे। सेकंड बोलते हैं पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कि ये कोर्ट का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन तो है ही नहीं, इसका जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो 50,000 का है लेकिन ये 1 लाख का मैटर एक्सेप्ट करके बैठे हैं, तो उसमें भी अपने ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और थर्ड बोलते हैं एग्जीक्यूशन रिलेटेड कि इस कोर्ट को तो एग्जीक्यूशन करवाने का राइट ही नहीं है, ये कैसे एग्जीक्यूशन करवा रहा है, इस पे भी क्या करवा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन सेक्शन 21 का ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर सेक्शन 21 में ऑब्जेक्शन कर क्यों रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है, तो लिखिए कि जस्टिस फेलियर होने पर, लिखिए ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जस्टिस फेलियर होने पर, जस्टिस फेलियर होने पर। ठीक है, तो 21 क्या बोलता है, ज्यूरिसडिक्शन ऑब्जेक्शंस की बात करता है। ऑब्जेक्शंस 3 तरीके को लेके कर सकते हैं, तो इस सेक्शन को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करता है। ऑब्जेक्शंस 3 तरीके से कर सकते हैं, पहला सूट इंस्टीट्यूट करने पर, दूसरा पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन पर और तीसरा एग्जीक्यूशन पर। तो सेक्शन 21 कितना ईजी याद, देखो याद जो अपनों को रखना है वो शॉर्ट में याद रखना है। ठीक है, मतलब कि अपनों को सेक्शन में पता तो चले 3 सबसेक्शन की बात कर रहे हैं, 3 सबसेक्शन है कौन से, अगर आपको ये 3 सबसेक्शन पता है, इनका इंग्रेडिएंट पता है कि ये बात किस बारे में कर रहा है, तो उससे रिलेटेड आप उसमें 2 लाइन लिख सकते हैं। और 2 लाइन भी आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जब 3 सबसेक्शन के इंग्रेडिएंट्स याद रह गए तो अंदर की 2 लाइन भी आपको याद रहेगी, तो फिर आप उस सेक्शन को इजीली लिख सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 21A कि वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन, मतलब सूट लाने का जो स्थान था उसके बारे में ऑब्जेक्शन किया। क्यों ऑब्जेक्शन किया कि डिक्री को अपास्त करनी है हमें, जो आपने डिक्री दी उसको हमें अपास्त करने वाली है, तो उसके वाद का वर्जन करना है कि उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच, पक्षकार कौन सी है, पार्टीज कौन सी है, सेम पार्टीज है, या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, पार्टीज वही है जिनके बीच में कॉज ऑफ एक्शन था, या किसी पूर्ववर्ती वाद में पारित डिक्री की विधि मान्यता को वाद के स्थान के बारे में आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई भी वाद नहीं लाया जाएगा। मतलब कि एक बार किसी पार्टीज के बीच में कोई मैटर डिसाइड हो चुका है, अब उन्हीं पार्टीज को लेके, उन्हीं कॉज ऑफ एक्शंस को लेके अब वापस वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन क्या बताता है, फॉर्मर सूट के बारे में बताता है। यही एक्सप्लेनेशन फॉर्मर सूट का अपनों ने सेक्शन 11 में पढ़ा था, उसका जो एक्सप्लेनेशन 1 था वो भी फॉर्मर सूट की बात कर रहे हैं कि चाहे सूट इंस्टीट्यूट कौन से भी कोर्ट में किया हो, जिसका जजमेंट पहले आ गया, जिसने डिसाइड पहले कर दिया, वो कौन से होते हैं, फॉर्मर सूट होते हैं।
ये कहता है सेक्शन 21A। फिर आता है सेक्शन 22 कि जो वाद एक से अधिक न्यायालय में संस्थित किए जा सकते हैं उनको ट्रांसफर करने की पावर। मतलब कि जो जो मैटर है वो किसमें, जो एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं, लेकिन उनको ट्रांसफर करने की पावर के बारे में ये सेक्शन बताता है। पढ़ते हैं कि जहां कोई वाद दो या अधिक न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया जाना चाहिए था, वहां कोई भी प्रतिवादी अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, अंडरलाइन कर लो, अगर मैटर ट्रांसफर करना है तो आपको किसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, डिफेंडेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि अन्य पक्षकारों, सॉरी, प्रतिवादी या अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर, फर्स्ट इंस्टेंस पर ही आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैटर आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, अब आप उसके बाद में ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको कब करना पड़ेगा, फर्स्ट इंस्टेंस में करना पड़ेगा। डिफेंडेंट या अदर जो पार्टीज है उनको नोटिस देना पड़ेगा। और उन सब मामलों में जिसमें विवादक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले अन्य न्यायालय को वाद अंतरित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा, लेकिन जो बाकी पार्टीज है उनको नोटिस देना पड़ेगा। वह न्यायालय जिसको ऐसा आवेदन किया गया है अन्य पक्षकारों के आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात, अब उसने एप्लीकेशन की है तो ऐसा थोड़ी है डायरेक्ट कोर्ट क्या कर देगा, सूट ट्रांसफर कर देगा, नहीं। उससे पहले क्या करेगा, वो पार्टीज को सुनेगा, आवेदन किया गया अन्य पक्षकारों के आक्षेपों पर, ऑब्जेक्शंस पर विचार करने के पश्चात अवधारित करेगा कि अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालयों में से किस न्यायालय में वाद लाया जाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करेगा, पहले जो पार्टीज ने एप्लीकेशन किया है, ऑब्जेक्शंस किया है, उसको सुनेगा, उसके बाद अगर उसको डीम फिट लगता है तो वो क्या करेगा कि अदर मैटर में, अदर कोर्ट में सूट ट्रांसफर कर सकता है। फिर अपने पढ़ेंगे सेक्शन 23। सेक्शन 23, 24 और 25 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इस पे एक अलग से वीडियो बनाई गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी मैटर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी। उसके बाद अपने पढ़ेंगे सेक्शन 26, सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, इसके साथ ही ऑर्डर 4 भी पढ़ा जाता है। फिर 27 अपने डिफेंडेंट्स को सम्मन करेंगे, उसके बाद अपने सम्मन की तामील और ये सब करवाएंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपका पार्ट 1 क्लियर हो जाए। तो 3 वीडियोज में या 4 वीडियोज में ये आपका सीपीसी का पार्ट 1 9 to 35 भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो ये वीडियो स्टॉप करें और पहले बाकी की वीडियोस देखें, उसके बाद आपको सीपीसी स्टेप बाय स्टेप समझने लग जाएगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।